इस वीडियो के अंदर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक को हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया था, जिसके अंदर व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, इस चीज़ को डिस्कस किया था। उसके साथ साथ एसिडिफाइंग एजेंट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोनोग्राफ के बारे में और उसके यूजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का जो सेकंड टॉपिक है एंटा एसिड्स, इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये वर्ड हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एंटी एसिड, इस वर्ड को हम लिख सकते हैं एंटी एसिड। इसमें से अगर आई को यहाँ से हटा दिया और दोनों वर्ड्स को हमने वो कर दिया, अटैच कर दिया, तो ये हो जाएगा एंटा एसिड। एंटी एसिड वो एजेंट जो एसिड के अगेंस्ट में वर्क करता है। एंटी एसिड वो एजेंट जो एसिड के अगेंस्ट में वर्क करता है। तो इसका फंक्शन तो हमको क्लियर समझ में आता है। ये एंटी एसिड है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा। इसी से ये वर्ड बना है एंटा एसिड। एंटा एसिड हम इसको इससे पहले हमने एसिडिफाइंग एजेंट इसको डिस्कस किया था कि वो स्टमक की एसिडिटी को यानी गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ बिल्कुल ये अपोजिट वर्ड है कि ये एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एक्सेस ऑफ एसिड को, इसलिए ये वर्ड एंटा एसिड इसके अंदर यूज़ किया है। अगर पूछा व्हाट आर एंटा एसिड, तो सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं कि एंटा एसिड वो एजेंट है, एंटा एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में सिक्रेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंटा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which neutralizes the excess of hydrochloric acid secreted in the stomach. Antacids are the substances which neutralizes the excess of hydrochloric acid secreted in the stomach. कि एंटासिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे इसमें हम अगर रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एंटासिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और ये NaCl सॉल्ट फॉर्म होगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और वाटर फॉर्म होगा। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें वाटर फॉर्म हो रहा है, ऐसे रिएक्शन, एसिड और बेस के ऐसे रिएक्शन जिसमें वाटर फॉर्म हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर रहा है, यानी वो सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एंटा एसिड का फंक्शन भी यही है कि जो एक्सेस ऑफ एसिड स्टमक में है, ये चीज़ हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि एसिड जो है फूड के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टमक में एसिड नहीं होगा तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इन केस अगर उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो स्टमक के और इंटेस्टाइन के सेल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, जिसको डियोडिनल अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको अपने वर्ड्स में छाले आ जाते हैं, तो ये अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये अल्सर जो फॉर्म होते हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड इन द स्टमक इज नोन एज हाइपर एसिडिटी। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सेसिव सिक्रीशन अगर है एसिड का, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर एसिडिटी एंड द एंटा एसिड इज यूज टू रिड्यूस द हाइपर एसिडिटी। और एंटा एसिड जो यूज़ करते हैं वो हाइपर एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अगर पूछा व्हाट इज़ एंटा एसिड या व्हाट आर एंटा एसिड, तो एंटा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड secreted in the stomach. Antacids are the substances which neutralizes the excess of hydrochloric acid secreted in the stomach.
सिंपल वे में हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हाइपर, एक वर्ड हम इससे पहले हाइपोक्लोरोहाइड्रिया वर्ड यूज़ किया था। यहाँ एक वर्ड अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसकी वजह से स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको हाइपरक्लोरहाइड्रिया भी बोल सकते हैं। कभी अगर पूछ लिया व्हाट इज़ हाइपरक्लोरहाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, तो excessive secretion of acid in the stomach causes hyperacidity, and this condition of hyperacidity is known as hyperchlorhydria. Excessive secretion of acid in the stomach causes hyperacidity, and this condition of hyperacidity is known as hyperchlorhydria. हाइपर वर्ड है जो यूज़ किया है एक्सेस में, और जिस ज़्यादा क्वांटिटी में रहे तो उसके लिए हम हाइपर वर्ड यूज़ करते हैं। एंड द प्रोलॉन्ग एसिडिटी में कॉज द गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर। बहुत देर तक के, अगर बहुत दिनों तक के एसिडिटी है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, डियोडिनल अल्सर होता है। अल्सर्स हो जाते हैं यानी छाले आ जाते हैं, जो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अब इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। तो एंटासिड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, कि हम बोल सकते हैं कि एंटासिड को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंटासिड को अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एंटासिड को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम इसके किस टाइप से ये अपनी एक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है या लोकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। सिस्टमिक एक्शन या लोकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुप के अंदर, जिसको हम अगर क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो इसको सिस्टमिक एंटासिड, सिस्टमिक एंटासिड, जिसको सिस्टमिक एंटासिड ख़ासतौर से सिस्टमिक वर्ड जो यूज़ होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड है, यानी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। कोई ड्रग है, हमने कोई ड्रग लिया है, वो दो तरीके से अपने एक्शन को प्रोड्यूस करती है। एक तो ड्रग वो है जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह पर, उसी सरफेस पर, उसी पोर्शन पर वो अपनी एक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसी पोर्शन पर, उसी पार्ट पर, उसी सरफेस पर वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। ऐसी ड्रग को लोकली एक्टिंग ड्रग बोलता है, लोकली एक्टिंग ड्रग। और दूसरा सिस्टमिकली एक्टिंग ड्रग। सिस्टमिकली एक्टिंग ड्रग वो है जो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर अपने एक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। जैसे अगर हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अब सर में दर्द है तो हमको कोई मेडिसिन को यहाँ लगाना चाहिए, टैबलेट को हमने पेशानी पे और सर पे लगा दिया, फोरहेड पे लगा दिया। नहीं, हम पैरासीटामॉल टैबलेट लेते हैं, पैरासीटामॉल टैबलेट वो स्टमक में जाकर डिसइंटीग्रेट होती है, डिज़ोल्व होती है, उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है और सर का दर्द कम होता है। यानी ये पैरासीटामॉल जो है इसने अपने एक्शन को ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोड्यूस किया। तो इसको, ऐसी ड्रग को सिस्टमिकली एक्टिंग ड्रग, जो ब्लड सर्कुलेशन में यानी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद अपने एक्शन को प्रोड्यूस करती है, सिस्टमिकली एक्टिंग ड्रग। तो यहाँ पर सिस्टमिक एंटासिड, जिसके लिए दूसरा वर्ड हम एब्जॉर्बेबल एंटासिड भी इसको बोल सकते हैं, एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। ये इसको सिस्टमिक एंटासिड भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्बेबल एंटासिड। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम इसका एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बाद सेकेंड ग्रुप इसका नॉन सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, जिसको नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होता,
इसलिए नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। तो यहाँ नॉन सिस्टमिक एंटासिड, नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, और उसके कंटेंट क्या, और इसमें नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स है, इसको हम 4 ग्रुप में सब क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द एंटासिड। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ एंटासिड, दिस नॉन सिस्टमिक एंटासिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 सब ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ एंटासिड, non-absorbable और non-systemic antacid can be classified into 4 subgroup। इसको 4 सब ग्रुप में उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका उसका कंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको 4 सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो एंटासिड जिसमें एल्यूमिनियम होता है, वो एंटासिड जिसमें एल्यूमिनियम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, इसके अंदर एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड में अगर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम कार्बोनेट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेकेंड सब ग्रुप जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसको हम मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड हम लिख सकते हैं। वो एंटासिड जिसमें मैग्नीशियम होता है, जिसका एग्जाम्पल मैग्नीशियम कार्बोनेट हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट लिख सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, जिसके अंदर जो है मैग्नीशियम होता है। तो एक है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एसिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, और वो एंटासिड जिसके अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। कुछ एंटासिड्स होते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। थर्ड है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। तो कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड है, इसमें जो एग्जाम्पल्स है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, ये एग्जाम्पल्स हम कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी इसके अंदर हम लिख सकते हैं 4 सब ग्रुप जो है कंबाइंड एंटासिड के। एंटासिड हमेशा कंबाइंड यूज़ करते हैं, तो इसलिए कंबाइंड एंटासिड। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है व्हाई एंटासिड्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, कि एंटासिड को कॉम्बिनेशन में क्यों यूज़ करता है, कभी ये रीज़न भी पूछता है। या कभी कभी राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, गिव द रीजंस व्हाई द एंटासिड्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो मेगालरेट है। मेगालरेट के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मेगालरेट के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड सल्फेट होता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। मेगालरेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कभी कभी पूछता है व्हाट इज मेगालरेट। मेगालरेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। ये कॉम्बिनेशन कंबाइंड एंटासिड में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कभी कभी कंबाइंड एंटासिड में मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंबाइन करके यूज़ होता है। कभी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, इसका कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम इसको 4 सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड को। और टोटल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एंटासिड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 main group: systemic antacid also known as absorbable antacid, and non-systemic antacid also known as non-absorbable antacid. And this non-systemic antacid can be classified into 4 subgroup according to the content of the antacid.
फर्स्ट इज एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ऐसे ही कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड द लास्ट वन इज कंबाइंड एंटासिड, कि कंबाइंड एंटासिड प्रिपरेशन जिसमें एग्जाम्पल है मेगालरेट का। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। तो इस तरीके से इसका इजीली हम क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं बहुत सिंपल वे में। जैसे मैंने यहाँ बताया कि वो एंटासिड जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बेबल, जो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने के बाद अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको सिस्टमिक एंटासिड बोला है। और जो ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने से पहले ही एसिड के साथ रिएक्शन करके अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको नॉन सिस्टमिक एंटासिड, नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। कभी कभी इसको कि एंटासिड के अंदर क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। कोई भी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ड्रग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ड्रग जो है कितना सेफ़ है, कितना इफ़ेक्टिव है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, कितने देर तक के वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वो ड्रग सेफ़ है, और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी कितना वो टॉक्सिसिटी से, साइड इफ़ेक्ट से फ्री है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इसको आइडियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो एंटासिड में जो प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, जो किसी भी एंटासिड में प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, अब हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड। कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछता है कि व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड और राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड। कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो एंटासिड में होती है उसको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, जो सारे ड्रग के लिए हम जो हमारे जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और हमारे मन में है कि कोई ड्रग ले रहा है तो इट शुड बी फास्ट एक्टिंग, इट शुड बी फास्ट एक्टिंग। सर में दर्द है, पैरासीटामोल ले रहे हैं, जल्दी से सर दर्द ठीक हो जाना चाहिए। एक्शन ड्रग का जो है वो फास्ट होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हाँ ड्रग लिया 5 मिनट में सर का दर्द ठीक हो गया, 1 घंटे के बाद फिर से दर्द सर में शुरू हो गया। तो ये तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि इमीडिएट इससे रिलीफ मिल गया और दोबारा उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया और फिर इस पर सर में दर्द शुरू हो गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होना चाहिए। इट शुड बी फास्ट एक्टिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शुड बी लॉन्ग। इट शुड बी फास्ट एक्टिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शुड बी लॉन्ग। कि ड्रग जो है वो फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, एंटासिड शुड बी फास्ट एक्टिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शुड बी लॉन्ग। कि उसका ड्यूरेशन जो है, उसका जो है इफ़ेक्टिव पीरियड जिसको हम बोल सकते हैं, वो लॉन्ग होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक एंटासिड है जिसको हमने सिस्टमिक एंटासिड बोला था। ये एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से सॉल्ट फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसने एसिड को रिलीज़ किया, न्यूट्रलाइज किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड था जिसने सोडियम बाइकार्बोनेट ने उसको न्यूट्रलाइज किया, लेकिन इसके जो फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो रहा है, गैस। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैस बन रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
अगर स्टमक में रहेगा तो स्टमक में गैस बन जाएगी, बहुत ज़्यादा गैस हो जाएगी। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाय नेचर इट इज़ एसिडिक गैस, बाय नेचर इट इज़ एसिडिक गैस, ये खुद एक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट ने एक एसिड को न्यूट्रलाइज किया, दूसरा एसिड प्रोड्यूस कर दिया, तो कोई सेंस नहीं हुआ। एक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरा एसिड प्रोड्यूस हो गया। यानी अब इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि एंटा एसिड ऐसा होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज ना करे। एंटा एसिड ऐसा होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट या रिलीज ना करे, वरना एसिडिटी दोबारा रिवर्स हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी। एसिडिटी दोबारा रिवर्स हो जाएगी या रिबाउंड हो जाएगी। कैरम में हम देखते हैं कि कोई गोटी रिबाउंड से हम लोग उसको पॉकेट में डालते हैं तो एसिडिटी कम होकर फिर इंक्रीज हो रही है। HCl न्यूट्रलाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा एसिड फॉर्म हो जा रहा है कि एक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरा एसिड फॉर्म हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, आइडियल प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड which may cause rebound acidity. It should not liberate carbon dioxide, otherwise it may cause rebound acidity. It should not liberate, it should not release carbon dioxide, otherwise it may cause rebound acidity, which may cause rebound acidity. It should not liberate carbon dioxide, otherwise इट मे कॉज रिबाउंड एसिडिटी, कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट नहीं करना चाहिए, एंटा एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट नहीं करना चाहिए, वरना एसिडिटी दोबारा बढ़ जाएगी। सेकेंड, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्किलोसिस, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्किलोसिस। अब ये वर्ड जो सिस्टमिक एल्किलोसिस है ये अल्कली से बना है। जब कोई, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिस्टमिक है, एब्जॉर्बेबल है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ब्लड की पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड का अगर नॉर्मल रेंज देखें पीएच का तो 7.38 टू 7.42, ब्लड की नॉर्मल पीएच अगर हम देखें तो 7.38 टू 7.42 ये ब्लड की नॉर्मल पीएच है। इसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो गया तो ये अल्कलाइन कंडीशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन की कंडीशन अल्कलाइन हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन की कंडीशन अल्कलाइन हो जाएगी। तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि ब्लड का पीएच हाई हो गया। दूसरे फिर उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर बॉडी में, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो एक फिक्स पीएच पे होते हैं, तो एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि ब्लड की पीएच एकदम हाई हो गई, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन की पीएच हाई हो गई, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन अल्कलाइन हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टमिक एल्किलोसिस, सिस्टमिक एल्किलोसिस। तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्किलोसिस, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्किलोसिस, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्किलोसिस। अब फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, के एंटा एसिड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कोई फूड और कोई न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्शन करके उसके एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकना चाहिए। वो अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि उसने फूड को उसके एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट शुड नॉट हैव लैक्सेटिव इफेक्ट या कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट, इट शुड नॉट हैव लैक्सेटिव इफेक्ट और कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट, कि इसके अंदर लैक्सेटिव इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट भी नहीं होता। लैक्सेटिव इफेक्ट क्या है कि जब कोई लैक्सेटिव ड्रग लेता है तो मोशन बढ़ जाता है। कोई अगर लैट्रिन एक मरतबा जा रहा है, उसने एंटा एसिड ले लिया, बार बार वो लैट्रिन जा रहा है, ये लैक्सेटिव इफेक्ट है। और कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट क्या है कि उसके एंटा एसिड लेने की वजह से मोशन ही, लैट्रिन ही ख़त्म हो गए, नहीं रुक रहे, 2-3 दिन तक के लैट्रिन ही नहीं हुआ, जिसको कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट बोलते हैं।
तो एंटासिड ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे लैक्सेटिव इफेक्ट मिले या कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट मिले। It should not have laxative or constipative effect. It should not have laxative or constipative effect. ये इसके अंदर एंटासिड के नहीं अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी इसकी ड्रग की वजह से कोई टॉक्सिसिटी इसकी वजह से बॉडी पर या साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर नहीं होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंटासिड है, जब स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, अगर टोटली एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो डाइजेशन के फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में भी अभी बताया था कि फर्स्ट वीडियो में भी इस चीज़ को हमने कवर किया था कि एसिड का लेवल स्टमक में ज़रूरी है, हाई नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। लो भी हुआ तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, हाई हुआ तो भी अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे। तो अल्सर्स के जो फॉर्मुलेशन को इस तरीके से बनाते हैं, एंटासिड के फॉर्मुलेशन को इस तरीके से बनाते हैं कि अगर उसने स्टमक के पीएच को कम किया है तो पीएच इससे ज़्यादा कम नहीं होना, 4 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, और एंटासिड यूज़ करने के बाद भी स्टमक की पीएच 4 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बफर्ड इन द पीएच रेंज 4 to 6। एंटासिड शुड बी बफर्ड इन द पीएच रेंज। एंटासिड जो है वो पीएच रेंज जो है 4 to 6 पर बफर्ड होना चाहिए, यानी वहाँ वो फिक्स होना चाहिए। एंड इट शुड बी ईजीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, और कोई कॉस्ट, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लो, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसकी आइडियल प्रॉपर्टी में इट शुड बी फास्ट एक्टिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शुड बी लॉन्ग, पहला हम लिख सकते हैं। सेकंड लिख सकते हैं इट शुड नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड अदरवाइज इट में कॉजेज रिबाउंड एसिडिटी। थर्ड लिख सकते हैं इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कोलिसिस, इसने सिस्टमिक एल्कोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट हैव लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट, इसमें लैक्सेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये जो है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड बी बफर्ड इन द पीएच रेंज 4 to 6, 4 to 6 पीएच रेंज में ये बफर्ड होना चाहिए। एंड इट शुड बी easily available and the cost of the product should be low, that means inexpensive, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है इसका आइडियल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो ये कभी कभी पूछता है कि वाई एंटासिड्स आर यूज इन कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजीली लिख सकते हैं कि वाई एंटासिड्स आर यूज इन कॉम्बिनेशन। जैसे मेगाल्ड्राइड कॉम्बिनेशन है कि इसके अंदर एल्युमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और सल्फेट आयन के साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम इसको नोट कर लें तो ये माइंड में आ जाएगा कि जितने भी एंटासिड है जिसमें कैल्शियम होता है, जितने भी एंटासिड है जिसमें कैल्शियम होता है और एल्युमिनियम होता है, जितने भी एंटासिड है जिसमें कैल्शियम होता है और एल्युमिनियम होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होता है। जितने भी एंटासिड है जिसमें कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम होता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट होता है। और जितने भी एंटासिड है जिसमें मैग्नीशियम है तो उसकी वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट मिलता है। मैंने अभी बताया लैक्सेटिव इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट मिलता है, यानी मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार लैट्रिन जाना
पड़ता है, तो मैग्नीशियम की वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट मिलता है और कैल्शियम और एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड की वजह से कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट मिलता है। तो अगर हमने सिर्फ इसको यूज़ किया कैल्शियम को या एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड को, तो उसकी वजह से मोशन रुक जाएंगे, लैट्रिन नहीं होगी। और अगर सिर्फ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड यूज़ किया तो इसकी वजह से मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये भी दोनों भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर हमने ये दोनों एंटासिड को कंबाइन कर दिया, दोनों एंटासिड को कंबाइन कर दिया, तो कैल्शियम और एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड जिसके अंदर कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होता है, अगर इसको मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड के साथ कंबाइन कर दिया, अगर कैल्शियम एंड एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड को, कैल्शियम या एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड को मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड के साथ कंबाइन कर दिया, तो जो इफेक्ट कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट होता है जो कैल्शियम और एल्युमिनियम की वजह से हो रहा है, वो मैग्नीशियम की वजह से जो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये दोनों एक है इफेक्ट एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये कॉम्बिनेशन फिर सेफ हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन जो है सेफ हो जाएगा। फिर इसको एक बार क्लियर कर सकते हैं कि कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड और मैग्नीशियम कंटेनिंग एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड एंड एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, इसके अंदर जो है एंटासिड प्रॉपर्टी तो रहती ही है, जो हमारे लिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है, जो हमारे लिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के लिए तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि इसके अंदर एंटासिड प्रॉपर्टी है जो डिज़ायर्ड है, वो प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके साथ साथ अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिपेटिंग प्रॉपर्टी भी है जो अनडिज़ायरेबल है, हमको नहीं चाहिए फिर भी है, नहीं चाहिए फिर भी है। कॉन्स्टिपेटिंग प्रॉपर्टी जो नहीं चाहिए वो भी है, यानी अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी भी है। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड के अंदर एंटासिड प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अनडिज़ायरेबल लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी है जो हमको नहीं चाहिए। अगर हमने दोनों को कंबाइन कर दिया in order to balance the constipating effect of calcium and aluminum containing antacid with the laxative effect of magnesium containing antacid, antacids are used in combination. In order to balance the constipating effect of calcium and aluminum containing antacid with the laxative effect of magnesium containing antacid, antacids are used in combination. ये बिल्कुल सिंपल है। तो अगर हमको लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि नो सिंगल एंटासिड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटासिड। सिंपल, सबसे पहला सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि कोई एक सिंगल एंटासिड ऐसा नहीं होता। इससे पहले हमने आइडियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है कि किसी एक एंटासिड के अंदर सारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती। किसी भी एक सिंगल एंटासिड के अंदर सारी आइडियल प्रॉपर्टी नहीं रहती। इसकी वजह से एंटासिड्स को आइडियल प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए एंटासिड्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नो सिंगल एंटासिड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटासिड, देयरफॉर द एंटासिड्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। नो सिंगल एंटासिड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटासिड, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद calcium and aluminum containing antacid have desirable antacid property, desirable antacid effect। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड हैव डिज़ायरेबल एंटासिड इफेक्ट बट आल्सो हैव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट। कि इसके अंदर डिज़ायरेबल एंटासिड इफेक्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर undesirable constipating effect भी है। Similarly, the magnesium containing antacid have desirable antacid effect but also have undesirable laxative effect। यहाँ पर calcium and aluminum containing antacid have desirable antacid effect but also have undesirable constipating effect। Similarly, magnesium containing antacid have desirable antacid effect but also have undesirable laxative effect।
So in order to balance the constipating effect of calcium and magnesium containing antacid with the laxative effect of magnesium containing antacid, antacids are used in combination. Antacids are used in combination. Simple way में इस तरीके से हम उसको explain कर सकते हैं कि ideal properties of antacid. क्वेश्चन जो पूछता है इसमें से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटासिड विद एग्जांपल एंड राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड. ये है कभी कभी राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड एंड एक्सप्लेन व्हाई द एंटासिड्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन कि एंटासिड को कॉम्बिनेशन में क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या रीज़न है. तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इसके बाद एंटासिड से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे. जैसे सबसे पहला जो कंपाउंड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है. सोडियम बाइकार्बोनेट है. इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे NaHCO3 और इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम इसका बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको, या सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब, ये सब सिनोनिम है इसका. मीठा सोडा इसको लिखते हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब, ये इसका सिनोनिम केमिकल फॉर्मूला है, इसका सिनोनिम है. और अगर मॉलिक्यूलर वेट भी देखें तो 84.01 इसका मॉलिक्यूलर वेट है. इसके अंदर प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड को अगर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड इतना वो नहीं है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेंस नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 101% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaHCO3. अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless. It gradually forms sodium carbonate on heating. ये हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है इन ए ड्राई स्टेट और इन द सोल्यूशन एंड इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर. ये जो वाटर में है फ्रीली सोल्यूबल होता है. प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन इथेनॉल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन इथेनॉल के इथेनॉल में प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होता है. केमिकल प्रॉपर्टी में देखें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म होता है, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. एंड द pH ऑफ द 1% सॉल्यूशन इज 8.6, ग्रेटर इज नॉट ग्रेटर देन 8.6 से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, वाटर फॉर्म होता है. इसके साथ अगर इसके यूजेस देखेंगे तो यूजेस में देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज एज एंटासिड के सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एंटासिड करके यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनेशर. वो एजेंट को बोलते हैं अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी सोडियम का लेवल कम हो गया, बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, यानी ये डिफरेंट आयन्स हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में कम हो गया कि डिहाइड्रेशन की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, या कोई और रीजंस की वजह से, सन स्ट्रोक की वजह से, अगर बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का लेवल कम हो गया तो उस सॉल्ट्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनेशर बोलते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनेशर. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. सिस्टमिक एल्कलोसिस मैंने बताया था कि ब्लड की pH अल्कलाइन हो जाती है. कुछ कभी कभी ऐसा है ज़्यादा एसिड इन्वॉल्व हो जाता है तो ब्लड की pH एसिडिक हो जाती है, जिस कंडीशन को सिस्टमिक एसिडोसिस बोलते हैं. तो सोडियम बाइकार्बोनेट को सिस्टमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द वोमिटिंग इन चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर अगर वोमिटिंग करवाना है तो उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फॉर द कॉन्टैक्ट लेंस.
जो लेडीज़ है जो लेंसेज लगाती हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए वैक्स सॉफ्टनर इन ईयर ड्रॉप, के कानों की जो ड्रॉप है इसमें जो मैल हो जाता है, वैक्स हो जाता है, उसको सॉफ्ट करके निकालने के लिए वैक्स सॉफ्टनर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज अगर देखेंगे, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। इनकॉम्पेटिबिलिटी, एसिड के साथ इनकॉम्पेटेबल है, एसिड के सॉल्ट्स के साथ इनकॉम्पेटेबल है, एस्पिरिन के साथ इनकॉम्पेटेबल है, सैलिसिलेट के साथ इनकॉम्पेटेबल है। और अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ अगर जो मिक्स कर दिया तो भी ये इनकॉम्पेटेबल है। एड्रेनलिन है, आइसोप्रिनलिन है, कार्मोस्टिन जो एंटी कैंसर ड्रग है उसके साथ ये इनकॉम्पेटेबल है। तो इस तरीके से इसकी इनकॉम्पेटेबिलिटी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला अगर देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं AlOH थ्राइज इसमें लिख सकते हैं, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसकी अगर स्टैंडर्ड देखेंगे सॉरी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज़ ए एक्वस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सस्पेंशन फॉर्म में होता है। इट इज़ अ वाइट विस्कस सस्पेंशन, इट इज़ अ वाइट विस्कस सस्पेंशन ट्रांसलूसेंट इन थिन लेयर। कि वाइट विस्कस सस्पेंशन है, थिन लेयर के अंदर ये ट्रांसलूसेंट होता है। एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर लिक्विड में बी सेपरेटेड ऑन स्टैंडिंग। अगर हमने बहुत देर तक के उसको ऐसे रख दिया तो थोड़ी देर में लिक्विड जो है सॉलिड अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेशन अलग हो जाता है और जो है लिक्विड अलग हो जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। यूजेस के अंदर देखेंगे, जैसे हमने इससे पहले यूजेस देखा सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो इट इज़ यूज एज एंटासिड। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स एंड हाइपरक्लोरोहाइड्रिया। हाइपरक्लोरोहाइड्रिया के अंदर और पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वैक्सीन की पोटेंसी बढ़ाना है, उसके इफ़ेक्ट को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसके यूजेस हम लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला CaCO3, जिसका सिनोनिम प्रेसिपिटेटेड चॉक, प्रेसिपिटेटेड चॉक इसका सिनोनिम है। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इट इज़ ए फाइन वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, कि ये फाइन वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर एंड इन इथेनॉल। वाटर में और इथेनॉल में जो है प्रैक्टिकली इनसोल्युबल होता है। ये इस तरीके से इसकी सोल्युबिलिटी दिखता है। यूजेज में भी हम सेम यूजेज इसका लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज एज एंटासिड, के कैल्शियम कार्बोनेट को एज एंटासिड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। कैल्शियम है, जैसे हमने आइडियल प्रॉपर्टीज़ में इसको पढ़ा था कॉम्बिनेशन के अंदर, कि कैल्शियम की वजह से कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट होता है। यानी ये एक दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट को एज ए ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जो डायरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड इट इज़ अ पॉलिशिंग एजेंट इन द टूथ पाउडर। दांतों को साफ़ करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को पॉलिशिंग एजेंट करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। है मदर है, अगर मदर है बच्चे को फीडिंग करती है तो फीडिंग की वजह से ये प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा लेवल का कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट करके और फीडिंग के ड्यूरेशन के अंदर, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। और अगर इसको इनकॉम्पेटिबिलिटी देखें, व्हेन द लार्ज डोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इट मे कॉजेज मिल्क अल्कली सिंड्रोम। इसकी वजह से मिल्क अल्कलाइन सिंड्रोम्स होते हैं। तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी हम इसको लिख सकते हैं। इसके साथ जो एक लास्ट कंपाउंड है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे MgOH2 है,
ये इसका यूजेस में सेम, इट इज़ यूज एज ए एंटासिड, इट आल्सो एज ए माइल्ड एक्जेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ आल्सो यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट इन द टूथ पाउडर। ये क्लीनिंग एजेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं और एड्जॉर्बेंट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है मेगालरेट है, मेगालरेट है, जैसे बताया कि मेगालरेट इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। ये मेगालरेट जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। अगर इसका फार्मूला अगर देखेंगे Al5Mg10, जो मैग्नीशियम के 10 एटम्स हैं और हाइड्रोक्साइड जो है वो 31 है और इसके अंदर सल्फेट जो है इसके 2 आयन्स हैं, सल्फेट के 2 आयन्स हैं, SO4, तो सल्फेट के 2 आयन्स हैं। तो इस तरीके से इसका Al5Mg10OH ये 31 है, SO4 ट्वाइस है। तो और यूजेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज एंटासिड, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक डिओडिनल अल्सर। तो डिओडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटासिड विद एग्जांपल एंड राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड एंड गिव द रीजंस व्हाई एंटासिड्स आर यूज इन कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।